हाय एवरीवन। आज का जो सेशन है वो क्लास 10th के साइंस के पहले चैप्टर्स केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का है। इस चैप्टर में हमको ये जानना है कि केमिकल रिएक्शन होते क्या हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं तथा रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को हम संतुलित क्यों करते हैं। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर की जाएंगी। जैसा कि आप लोगों को पहले ही बताया गया था कि इस चैनल्स पे केमिस्ट्री की सारी चीज़ें 9th से लेकर 12 तक की सारी चीज़ें केमिस्ट्री की सारी चीज़ें अपलोड की जाएंगी। तो इसलिए हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको कोई भी वीडियो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो छूटे ना। चलिए आप जो टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। इसमें पहला ही आपका जो लेसन का नाम है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और जो इसमें हमें पहले जानना है वो ये जानना है कि केमिकल रिएक्शन एक्चुअली में होता क्या है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है। देखिए, आप ये चीजें बोल सकते हैं कि ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं केमिकल रिएक्शन कहलाते हैं। ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, केमिकल रिएक्शन कहलाते हैं। अथवा आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि द सिम्बायोटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। कहने का मतलब ये है कि ऐसे परिवर्तन जिसमें नई चीजें बने, जैसे मान लीजिए दूध से दही का बनना, लोहे में जंग का लगना, ये सारी चीजें जो हैं ये रिएक्शन केमिकल रिएक्शन के अंतर्गत आती हैं। जैसे बोला गया कि ऐसे परिवर्तन जो जिसमें नए पदार्थ का निर्माण हो उसे हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। अब देखिए, हमने बोला ऐसे परिवर्तन। अब देखिए, परिवर्तन भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है केमिकल, दूसरा है फिजिकल। केमिकल और फिजिकल, ये दो प्रकार के परिवर्तन आपके पाए जाएंगे। फिजिकल में आप किसी की कलर या जो है उसकी बनावट, इन सारी चीज़ों पर आप देखेंगे कि जिसे आप देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, उसमें हम फिजिकल परिवर्तन में जो फिजिकल परिवर्तन में ले आएंगे। और जो चीज़ें हम देख नहीं सकते हैं, जैसे बॉन्ड का टूटना, पुरानी बॉन्ड का टूटना, नए बॉन्ड का बनना, ये आपका केमिकल परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। ये चीज़ें आप 9th में पढ़ चुके हैं। तो हमको ये जानना है कि केमिकल रिएक्शन एक्चुअली में क्या होता है। आइए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं और आप पेन और नोट्स बना लेकर बैठ जाइए और बनाते रहिए। अगर कोई भी दिक्कत है तो वीडियो के नीचे जाके कमेंट करिए कि सर हमको ये प्रॉब्लम है, आप जो है यहाँ पे ये चीज़ सुधारिए, या हमारी यहाँ समझ में नहीं आ रही, आप कमेंट करिए, आपके लिए सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाएंगी। चलिए आते हैं हेडिंग पे। जो केमिकल रिएक्शन है, जैसे कि आपको बताया गया कि ऐसे परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ बनते हैं उनको हम क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन। ठीक है। अब देखिए, केमिकल रिएक्शन जो होता है उसको वो कई प्रकार के होते हैं। जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। अब कुछ जैसे आपने बहुत बार पढ़ा होगा, तीव्र अपक्रिया, मंद अपक्रिया, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, संयोजन, वियोजन, द्विविस्थापन, प्रतिस्थापन, ये सारे इसी के टाइप्स हैं, केमिकल रिएक्शन के टाइप्स हैं, जिनमें अलग अलग डिफिनीशंस आएंगे, अलग अलग एग्जाम्पल्स आएंगे। ये सारी चीजें आपको इस कवर करना है। तो आपने ये चीज नोट कर लिया होगा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। अगर नोट नहीं किए हैं तो एक बार दोबारा हम बोल रहे हैं, उसको नोट कर लीजिए। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ बनते हैं उनको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे लोहे में जंग का लगना, दूध का दही बनना, या जैसे आप ऐसे दिखा भी सकते हैं कि ये एक प्रकार का जो है केमिकल रिएक्शन है, C+O2, इस तरह से। अब इसमें दो चीजें और यूज होती हैं, वो क्या है, एक है रिएक्टेंट, एक है प्रोडक्ट। एक क्या होता है, रिएक्टेंट, दूसरा क्या है, प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट क्या होता है, कारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, इसकी जो हिंदी होती है
है वो अभिकारक होती है, इसकी जो हिंदी होती है वो उत्पाद होती है। तो चलिए अब यहाँ ये जानना है कि अभिकारक एक्चुअली में क्या होता है या रिएक्टेंट क्या होता है। यहाँ पे ये भी जानना है कि प्रोडक्ट क्या होता है। अब देखिए रिएक्टेंट के बारे में यदि कहा जाए तो रिएक्टेंट के बारे में आप ये कह सकते हैं कि यह ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के भाग होते हैं रिएक्टेंट कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के भाग होते हैं या रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं रिएक्टेंट कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए ये है, ये आपका रिएक्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा। तो आप ये चीज बोल सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं रिएक्टेंट कहलाते हैं। दूसरी बात प्रोडक्ट, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं प्रोडक्ट कहलाते हैं। कहने का मतलब कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे, ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रिया के पार्ट होंगे वो क्या होंगे? रिएक्टेंट होंगे। और जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होंगे वो क्या होंगे? प्रोडक्ट होंगे। जैसे इसमें क्या प्रोडक्ट मिला? CO2 मिला, तो इसको हमने क्या बोल दिया? प्रोडक्ट है ये। इसमें ये क्या है? रिएक्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये अभिक्रिया का एक पार्ट है, अभिक्रिया में भाग ले रहा है, ठीक है। और ये क्या है? प्रोडक्ट है, क्योंकि ये अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त हुआ है। तो ये चीज आपने जाना कि ये रिएक्टेंट क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन का ही एक पार्ट है। अभिकारक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उत्पाद जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होता है। ये तीन चीजें यहाँ पे बताई गई। अगला जो आपका हेडिंग है वो है रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। नोट्स आप बनाते रहिएगा, नोट्स आप बनाते रहिएगा। कोई भी दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट करिए। केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण। देखिए जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उन्हें हम रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं। जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनको हम रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं, उनको रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब देखिए आपने ये चीज देखा होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा गया कि NaHCl प्लस NaOH। आपने ये चीज देखा, आपने बनाया क्या? NaCl बनाया प्लस H2O बनाया आपने। तो देखिए ये तो आपका क्या हुआ? रिएक्टेंट, जो कोई आपको पहले बताया गया। ये क्या हुआ? प्रोडक्ट हुआ। और ये सब मिलके क्या बने? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मिला के क्या बना? एक रिएक्शन बना, केमिकल रिएक्शन बना। और इस तरह से जिस तरह से इसे आप प्रेजेंट कर रहे हैं इसको हम केमिकल रासायनिक समीकरण कहेंगे। आप देखिए आप क्या कर रहे हैं कि आप जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं, जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, उनको हम किसके द्वारा? रासायनिक समीकरण के द्वारा दर्शाते हैं, ठीक है। और देखिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच हम एरो का चिन्ह भी लगाते हैं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच हम क्या लगाते हैं? एरो का चिन्ह लगाते हैं। एरो के ऊपर हम आवश्यकता अनुसार टेम्परेचर, प्रेशर या कैटालिस्ट का प्रयोग करते हैं। टेम्परेचर ताप, दाब और उत्प्रेरक का क्या काम है? रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का जो काम होता है वो ये होता है कि ये रेट को निर्धारित करता है, या तो स्लो करेगा या तो फास्ट करेगा। जो आपका जो कैटालिस्ट होता है वो जो है, तो ये उसको हम कहाँ दिखाते हैं? एरो के ऊपर। चाहे वो टेम्परेचर हो चाहे एरो के ऊपर नीचे दोनों तरफ दिखाया जाता है। क्या क्या? टेम्परेचर, प्रेशर और कैटालिस्ट, ये सारी चीजें आपको एरो के ऊपर दिखाई जाती हैं। इसको हम इस तरह से अगर प्रेजेंट किया जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? रासायनिक समीकरण बोलेंगे।
उसको क्या बोला जाएगा? रासायनिक समीकरण बोला जाएगा। आपने बहुत बार देखा होगा, निचली कक्षाओं में आपको बताया गया होगा, या जरूर 9th में तो ये चीजें आपने देखा होगा कि इसको बैलेंस किया जाता है। इसको इस समीकरण को बैलेंस किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर गया होगा कि जो समीकरण है, जो समीकरण है एक्चुअली में हम उनको बैलेंस क्यों करते हैं, उनको हम बैलेंस क्यों करते हैं? तो उसके लिए जो आंसर है वो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। वो क्या कहता है? देखिए, अगली जो आप हेडिंग की तरह लिख सकते हैं या समझ सकते हैं, वो क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया का संतुलन, रासायनिक अभिक्रिया का संतुलन। देखिए, क्यों किया जाता है? क्योंकि ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का ये पालन करता है। होता क्या है द्रव्यमान संरक्षण का नियम? देखिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है वो ये कहता है कि द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है, ना तो उसे हम नष्ट कर सकते हैं, ना उसका हम फॉर्मेशन कर सकते हैं, ना उसे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उसे एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। किसको? द्रव्यमान को। किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान ना तो हम उसको हम बना सकते हैं, ना तो उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उसे हम एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये चीज, इसीलिए हम जो है रासायनिक अभिक्रियाओं का संतुलन, इसीलिए हम रासायनिक अभिक्रियाओं को बैलेंस करते हैं। क्यों? क्योंकि वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। तो आपने देखा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं। आपने ये भी देखा कि केमिकल इक्वेशन क्या है। आपने ये भी पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रिया को हम संतुलित क्यों करते हैं। ठीक है। अब इसके बाद जो आती है मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगली जो आपकी हेडिंग है वो क्या है? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। 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 देखिए, जनरली जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। जैसे इसमें संयोजन है, वियोजन है, फास्ट है, स्लो है, जो है एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है। ये सारे जो है रासायनिक अभिक्रिया के जो है टाइप्स हैं, और इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में यहाँ से जरूर एक ना एक क्वेश्चन आता है कि जो है संयोजन अभिक्रिया क्या है, विस्थापन अभिक्रिया क्या है, द्विविस्थापन क्या है। यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपको जो है साइंस में मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर, यहाँ से कम 2-3 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन आपको यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में मिलता है। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। ठीक है। देखिए, अगर हम थोड़ा सा डिटेल में आपको पढ़ाना चाहेंगे केमिकल रिएक्शन को। देखिए, अगर हम कई आधार पे डिवाइड कर दें केमिकल रिएक्शन को, तो उसके आधार पे कई आधार बन जाएगा। जैसे मान लीजिए ऑन द बेसिस ऑफ मिक्सचर, मिश्रण के आधार पे जो है रासायनिक अभिक्रिया भी 2 प्रकार की होती है। यानी आप लिख सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया कई प्रकार की, रासायनिक अभिक्रिया को कई आधार से बांटा गया है। जिसमें पहला बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ मिक्सचर। इसके आधार पे जो रासायनिक अभिक्रिया है वो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? होमोजीनस एंड हेटेरोजीनस।
होमोजेनस केमिकल रिएक्शन एंड हेटेरोजेनस केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन एंड दूसरा है हेटेरोजेनस केमिकल रिएक्शन। हेटेरोजेनस केमिकल रिएक्शन। हेटेरोजेनस केमिकल रिएक्शन, होमोजेनस। देखिए होमोजेनस का मतलब ये है ऐसी क्रियाएं, ऐसी क्रियाएं जिसमें जो फेज हो वो क्या हो, बराबर हो। कहने का मतलब अगर मान लीजिए मैं कोई ऐसे रिएक्शन ले लेता हूं, मान लीजिए कोई आपका ये है, दूसरा क्या है बी है, और जो प्रोडक्ट है वो ए बी है, ठीक। इसमें ये भी जो ये रिएक्टेंट है वो किस में है, गैस में है। ये भी रिएक्टेंट क्या है, गैस में है, और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी क्या है, एक गैस ही है। तो इस तरह की यदि क्रिया है तो उसको हम क्या बोलेंगे, होमोजेनस केमिकल रिएक्शन। एग्जांपल्स भी आप लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कार्बन है, ऑक्सीजन है, आपने क्या बनाया CO2, सब क्या है, गैस ही है, ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं कि होमोजेनस जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें फेज जो होते हैं क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी जो रिएक्टेंट का होगा वही क्या होगा, प्रोडक्ट का होगा। उसके बाद दूसरा जो है वो है हेटेरोजेनस। दूसरा जो है वो क्या है, हेटेरोजेनस। इसको आप कैसे कर सकते हैं, इसमें आप कर सकते हैं कि ऐसी रासायनिक क्रियाएं जिसमें जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं उनके फेज बराबर नहीं होते हैं, वो क्या है, हेटेरोजेनस केमिकल रिएक्शन है। यानी इसमें जो फेज है वो बराबर नहीं होगा। एक सॉलिड होगा, कहने का मतलब अगर ये सॉलिड है, ये क्या है, सॉलिड है, तो बी क्या होगा, लिक्विड होगा, और जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो कुछ भी हो सकता है, सॉलिड भी बन सकता है, लिक्विड भी बन सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। तो क्या फेज इनके बराबर है, नहीं है। अवस्थाएं इनके बराबर है, नहीं है। तो जब अवस्थाएं बराबर नहीं है तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, हेटेरोजेनस केमिकल रिएक्शन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा हम जो है आपको एक्स्ट्रा बता रहे हैं ताकि आप सारी चीजें आपके सामने रहें, आगे की कक्षाओं में यदि आप पढ़ो तो आपको जानकारी मिले, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं, पहला है होमोजेनस, दूसरा था हेटेरोजेनस। होमोजेनस में जो फेज हैं वो क्या होंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के क्या होंगे, इक्वल होंगे, लेकिन हेटेरोजेनस में जो फेज हैं वो इक्वल नहीं होंगे। ये चीजें थी। अब जो अगला आपका हेडिंग है वो है ऑन द बेसिस ऑफ हीट, ऑन द बेसिस ऑफ हीट, on the basis of heat, on the basis of heat, basis of heat, उष्मा के आधार पे, on the basis of heat। इसके आधार पे भी दो प्रकार के होते हैं, एक एक्सोथर्मिक है, एक एंडोथर्मिक है। पहला क्या है, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। और जो दूसरा है वो है इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। उष्माशोषी और उष्माक्षेपी रासायनिक क्रियाएं, ये दोनों की हिंदी होगी, ठीक है। अब हमको ये जानना है ये आधार क्या है, हीट के आधार पे। तो एक्सोथर्मिक क्या होता है, इंडोथर्मिक क्या होता है, ठीक है। उष्माशोषी और उष्माक्षेपी क्या होते हैं। तो इसमें जो है एक्सोथर्मिक में वो हीट जो है इन्वॉल्व होता है, ठीक है। एक्सोथर्मिक में जो है हीट जो है वो क्या होता है, यानी अगर वो उष्माशोषी क्रिया है तो वो क्या करेगी, हीट को लेगी। अगर वो उष्माशोषी है तो हीट को लेगी, अगर वो
उष्मा शोषी नहीं है। दूसरा जो टाइप है वो क्या है, उष्मा शोषी है तो वो हीट को लेगा। अगर वो उष्मा शोषी नहीं है, उत्सर्जी है, तो क्या करेगा, उष्मा को क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा।